रोहित और नमन अपनी पैकिंग करते हैं और इंडिया के लिए रवाना होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से अब जल्द से जल्द मिलना है। मैं उसके बिना एक दिन ठीक से नहीं रह पा रहा हूँ, यह कहकर तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं यह सब सुनकर नमन भी जल्दबाजी के साथ अपनी जगह से उठा और बोला, अंतरा बेटा, तुमने हमसे झूठ बोलकर सही नहीं किया। इसके लिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन मुझे बस सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यह कहते हुए वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ इंडिया, सुबह का वक्त, अनाथ आश्रम में अंतरा की नींद खुली। उसकी जब आंख खुली तो अचानक से वह सामने मौजूद शख्स को देखकर शॉक हो गई। वह जोर से चिल्लाई। उसने दूसरे ही पल अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा क्योंकि उसकी नज़रों के सामने दानिश था और दानिश उसे घूर रहा था। दानिश को देखकर अंतरा ने हकलाते हुए कहा, क्या हुआ वंपायर, दिन में भी निकलते हैं? यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे ऊपर तो लगता है किसी ने वंपायर वाला काला जादू कर दिया है, जो मुझे हर वक्त वंपायर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात सुनकर दानिश उसकी तरफ झुका। दानिश को अपनी तरफ झुकते देख अंतरा ने डरते हुए कहा, देखिए, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहिए क्योंकि कल आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वह ठीक नहीं था। आपको पता है कि वह मेरी लाइफ की पहली किस थी, जो मैं अपने बॉयफ्रेंड को करना चाहती थी, जिसे मैं प्यार करती थी। मैं उससे करना चाहती थी, लेकिन मैंने एक वंपायर को अपनी पहली किस दे दी। वह तो इंसान भी नहीं है। मुझे अब बहुत अफ़सोस हो रहा है, इसलिए अब अगर आपने दोबारा मुझे किस किया तो मैं अपने दोनों डैडी से आपकी शिकायत कर दूँगी। तभी अंतरा की आवाज़ उसके गले में ही रुक गई क्योंकि दानिश ने एक बार फिर से उसे किस करने लगा। अंतरा की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई। उसने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। दानिश उसे चिन से पकड़ उसके चेहरे की तरफ झुका था और वह लगातार उसे किस कर रहा था। तभी अंतरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पूरी जोर से धक्का दे दिया। दानिश अपना सिर टेढ़ा करके उसे देखते तिरछा मुस्कुराया और बोला, आई लाइक इट। खुद को डिफेंस करने का तरीका तुम्हारा बहुत फूल है, जो मुझे पसंद आया। यह सुनते ही अंतरा ने बेड से पिलो उठाया और उसे खींच कर दानिश की तरफ फेंक कर मार दी। बोली, चले जाइए यहाँ से। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा से किस करने की? आप बहुत बुरे इंसान हैं। मैं अब तो डैडी से आपकी शिकायत जरूर करूंगी। आपने मेरे साथ क्या किया है वह आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइए। अभी के अभी चले जाइए यहाँ से। यह कहते हुए वह लगातार दानिश के ऊपर तकिए से वार करने लगी, लेकिन दानिश सभी पिलों को अपने हाथ में पकड़ते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ ऐसे ही देख रहा था जैसे अंतरा की बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। और वहीं अंतरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वह अपने बालों को खींचते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए और आपको मेरे कमरे में किसने आने दिया? यह श्रेया कहाँ चली गई और प्रतिमा आंटी ऐसे कैसे किसी वंपायर को मेरे कमरे में आने दे सकती हैं? मैं दोनों में से किसी से बात नहीं करूंगी। यह कहकर उसने अपने हाथों को फोल्ड करके वहीं मुंह फुलाकर बैठ गई। अब दानिश ने उस सभी पिलो को बेड पर रख दिया और वह उसके करीब झुककर उसे घूरते हुए बोला, लेना चाहती हो तुम मुझसे बिल्कुल बदला ले सकती हो, लेकिन उसी तरह मुझसे बदला ले सकती हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। अंतरा ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। वह दानिश को घूर कर देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में दानिश उसके चेहरे की ओर भी ज्यादा नजदीक झुका और बोला, मेरे कहने का मतलब साफ है, तुम भी मेरे साथ बिल्कुल वही कर सकती हो जो मैंने अभी तुम्हारे साथ किया। इससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। या सुनते ही अंतरा फिर से ना समझी में बोली, तो क्या इसका मतलब मैं भी आपको किस करूं, इससे मेरा बदला पूरा होगा? या सुनते ही दानिश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तो वहीं अंतरा ने जैसे ही दानिश के मुंह से यह बात सुनी, वह एक पल के लिए शॉक हो गई। दानिश डेविल स्माइल के साथ उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, तो क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? इसके जवाब में दूसरे पल अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, हाँ, मैं आपसे बदला लेना चाहती हूँ। इसके जवाब में दानिश ने उसके चेहरे के और भी ज्यादा नजदीक आते हुए बोला, तो किस करो मुझे और ले लो अपना बदला, क्योंकि मैंने भी तुम्हें किस किया था। तुम्हें भी अपना बदला किस करके ही लेना चाहिए। यह सुनकर अंतरा ने अब गुस्से के साथ कहा, ओके, तो फिर मैं इसी तरह से आपसे बदला लूंगी। दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वह अंतरा के चेहरे के बेहद नजदीक झुका और अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा कुछ सेकंड तक दानिश को घूरते रही। तभी एक पंच दानिश के मुंह पर आकर लगा।
दानिश एक सेकंड के लिए 2 कदम दूर हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर दांत पीसकर बोला, सिली गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच करने की? इसके जवाब में अंतरा ने भी गुस्से के साथ कहा, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बदला लेने वाली बात कहने की? क्या आपको मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? क्या मुझे पता नहीं कि आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बदला कम लूंगी, बल्कि आप मेरा फायदा ज्यादा उठाएंगे। इसलिए मैंने आपको अपने तरीके से सबक सिखाया है और आपने अपने तरीके से बदला लिया है। अब आप मुझसे दूर रहिए, वरना फिर से मैं आपको पंच कर सकती हूँ। यह कहकर वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग निकली। उसने दरवाजे को दानिश के मुंह पर बंद कर दिया। इधर दानिश इसी के साथ उसे देखता रहा और दांत पीसकर बोला, सिली गर्ल, तुम अब एक जंगली बिल्ली बन चुकी हो, बट तुम्हारी यह वाइल्डनेस मुझे पसंद आई। तुम पहले से भी ज़्यादा स्पाइसी हो चुकी हो और तुम जैसी स्पाइसी को टेस्ट करने का मज़ा ही अलग है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहां से बाहर निकल गया। लेकिन इधर अंतरा मिरर के सामने खड़ी थी और इस वक्त वह खुद को ही घूरे जा रही थी। तभी वह जोर जोर से इधर से उधर कूदने लगी और बोली, फाइनली मैंने वम्पायर को पंच कर दिया। मैंने उन्हें पंच कर दिया। मैंने उन्हें मार दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। यह कहते हुए वह उधर से इधर लगभग खोजने लगी। तभी श्रेया कमरे में थी। उसे बाथरूम के अंदर से अंतरा की ऐसी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगता है कि मुझे नमन अंकल और रोहित अंकल से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बेटी पागल हो चुकी है। ऐसे अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। मैं रात को यह मुझसे कहती है कि इसने किसी वम्पायर को किस कर लिया और अब ऐसे नाच रही है, यह कहकर उसने मार दिया है। यह सब कहते हुए वह अपने लगेज की तरफ बढ़ गई। इधर नमन और रोहित अब इंडिया पहुंच चुके थे। इस वक्त वह एक आलीशान से विला के अंदर और वह खुद में ही कुछ सोचे जा रही थी। तभी नमन ने कहा, दानिश सर कब तक आएंगे? मुझे अंतरा से मिलना है। मैं उससे मिले बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसके जवाब में रोहित ने कहा, उन्होंने कहा था कि हम उनके प्राइवेट विला में आकर इंतजार करें, वह कुछ ही देर में आ जाएंगे। इसके जवाब में नमन अभी कुछ कहता उससे पहले उन्हें कार रुकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत गेट की तरफ देखने लगे, जहां दानिश अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अंदर की तरफ आ गया था। दानिश को देखते ही रोहित और नमन दोनों बिल्कुल सीधे में एक जगह खड़े हो गए। दानिश मास्क लगाकर अंदर की तरफ आया। उसने नमन और रोहित को एक नजर घूरा और सोफे पर लीन होकर बैठ गया। तभी रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दानिश सर, कैसे हैं आप? इसके जवाब में दानिश उसे सिर्फ घूरता रहा। यह देखकर रोहित अपने आप चुप हो गया और मुंह बनाकर बोला, दानिश सर तो पहले से और भी ज्यादा खड़ूस हो गए हैं, मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तभी नमन ने कहा, तुम बकवास बातें करते हो तो तुम्हारा कौन जवाब देगा? हम यहाँ पर अंतरा के लिए आए हैं तो हमें डायरेक्ट यही सवाल करना चाहिए ना। यह कहते हुए अब नमन दानिश के पास आया और हड़बड़ाते हुए बोला, दानिश सर हमारी बेटी कहाँ है? मैं उससे मिलने के लिए बहुत परेशान हूँ। जब से मैंने सुना है कि वह इंडिया आ गई है, तब से मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो रही है। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। इसलिए प्लीज दानिश सर जल्दी बताइए कि वह कहाँ है। लेकिन दानिश ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और वह इस तरह खामोशी के साथ बैठा रहा। नमन और रोहित को समझ नहीं आया। रोहित ने धीरे से कहा, दानिश सर को दांत दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर उन्हें मुंह में कोई प्रॉब्लम हो? यह सुनकर नमन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके जवाब में रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम खुद ही देखो ना, वह यहाँ पर सामने मास्क लगा कर बैठे हैं। अब तो कोरोना चला गया तो फिर यह मास्क क्यों लगाए हुए हैं? जरूर उनके मुंह में कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। तभी इसके जवाब में नमन ने कहा, मुझे दानिश सर से ही पूछ लेने दो। यह कहते हुए वह दानिश की तरफ आया और बोला, दानिश सर क्या हुआ? आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने मास्क लगा रखा है, सब ठीक तो है ना? कहीं आपने मीडिया के लिए तो ऐसे मास्क नहीं लगाया? क्योंकि मैंने देखा आसपास काफी ज्यादा मीडिया घूम रही है। मुझे लगता है कि जरूर उन्हें आपके बारे में कहीं ना कहीं से पता चल गया है। जरूर आप उनसे ही छुपाकर ऐसे मास्क लगाए हुए हैं। यह सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से के साथ अपने मुंह से मास्क हटाया और बोला, मैं किसी से नहीं डरता। किसी भी मीडिया की इतनी औकात नहीं कि वह दानिश ओबराय को डरा सके। लेकिन इस वक्त मैंने मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि आप दोनों की बेटी ने मेरा ऐसा हाल किया है।
यह सुनते ही नमन और रोहित दंग रह गए क्योंकि उनकी नज़र दानिश के मुंह पर गई। दानिश के होंठ का किनारा इस वक्त फटा हुआ था और वह लाल पड़ा हुआ था। यह देखकर नमन तो चुप रहा लेकिन रोहित हल्के से हंसने लगा। लेकिन दूसरे पल उसने भी अपने मुंह पर हाथ रख दिया और परेशान होकर बोला, दानिश सर यह क्या हो गया आपको? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या वाकई अंतरा ने ऐसा किया है आपके साथ? दानिश ने दांत पीसकर कहा, हाँ, उस लड़की को मैंने सेल्फ डिफेंस क्या सिखाया वह तो मुझ पर ही सवार होने लगी। मैं उसे जरूर सजा दूंगा। तभी यह सुनते ही नमन ने तुरंत दानिश के कदमों में झुकते हुए कहा, दानिश सर उसे माफ कर दीजिए, वह अभी छोटी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं। और तो और वह घर से भी भाग निकली है। अगर वो समझदार होती तो वह कभी ऐसा काम नहीं करती। इसलिए प्लीज उसे माफ कर दीजिए और बता दीजिए कि वह कहाँ है। मैं अभी के अभी उससे मिलने जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दानिश ने गुस्से के साथ कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अभी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर अब रोहित ने परेशान होकर कहा, लेकिन क्यों दानिश सर? इसके जवाब में दानिश गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि आप दोनों ने उसकी केयर नहीं की। अगर आप दोनों ने उसका ध्यान किया होता तो आज उसकी ऐसी हालत ना होती। इसलिए आप तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप दोनों तड़प ना जाएं और मुझे आप दोनों की आंखों में वह तड़प दिखाई न दे। यह कहते हुए वह अपनी जगह से उठा और सीधे सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इधर नमन और रोहित ने जब यह सुना तो वह दोनों एक ही पल के लिए हैरान रह गए। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त ऑफिस में अंतरा और श्रेया दोनों ही मौजूद थे। तभी अंतरा ने कहा, प्रतिमा आंटी प्लीज, अब मैंने आपसे जो कहा है आप मेरा वह काम कर दीजिए। मुझे दृश्यम के बारे में सब कुछ बता दीजिए। वह कहाँ रहता है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, मतलब एवरीथिंग। उसकी सारी बातें सुनकर प्रतिमा एक बार फिर से खामोश हो गई। लेकिन तभी उसने गहरी सांस लेकर कहा, अंतरा बेटा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में। यह सुनकर अंतरा ने कहा, जाहिर सी बात है, मैं उसकी दोस्त हूँ और बचपन में वह मेरा इकलौता दोस्त था, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यह सुनकर अब प्रतिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेटा वह बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं और उनसे तुम मिल नहीं पाओगी और मुझे लगता है कि खुद दृश्यम भी तुम्हें भूल गया होगा, इसलिए तुम भी उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। यह सुनते ही अंतरा ने गुस्से से टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं भूल सकती। वह मेरा पहला दोस्त था। वह ऐसा दोस्त था जिससे मैंने दोस्ती का असली मीनिंग समझा था और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे भूल जाऊं। अगर मुझे उसे भूलना ही होता तो मैं बहुत पहले भूल चुकी होती, लेकिन मैं उसे आज भी याद हूं और वह भी मुझे याद करता होगा। इतना तो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए आप जल्द से जल्द बताइए उसका एड्रेस क्या है और वह कहाँ रहता है। उसकी सारी बातें सुनकर आखिर में प्रतिमा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसे अंतरा की जिद पूरी करनी थी। अंतरा बहुत ज़्यादा जिद्दी थी और यह बात वह अच्छे से जानती थी। इसलिए उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, इस तरह से किसी के पर्सनल एड्रेस को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यह करना ही होगा। मैं अपनी अंतरा का दिल नहीं दुखा सकती। वह बचपन से मेरे पास रही है और उसने हमेशा से मुझसे सब कुछ मांगा है, इसलिए मैं अब उसे एड्रेस देने से खुद को रोक नहीं सकती। यह कहते हुए वो मुस्कुराई और फिर अंतरा को दृश्यम का एड्रेस देने लगी थी। जल्दी जल्दी एड्रेस को नोट करने लगी। जब उन्हें एड्रेस मिल गया तब अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा खुश हूँ। आपने मेरी हेल्प कर दी। उसकी सारी बातें सुनकर प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा फर्ज था। बचपन से तुम शैतानियां करती आ रही हो और बचपन से हम तुमसे प्यार करते आ रहे हैं, तो हमें तो यह करना ही था ना। यह सुनकर अंतरा आगे बढ़ी और उनके सीने से लग कर बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा आपसे जरूर मिलूंगी। अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह श्रेया के साथ वहां से बाहर निकल गई। इधर प्रतिमा उसे जाते हुए देखकर बोली, बेटा वापस जरूर आना, क्योंकि तुम जब से आई हो हमें उम्मीद सी मिल गई है और तुम्हारे बिना अब रहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अंतरा यह सब कुछ नहीं सुन पाई क्योंकि वह जा चुकी थी और कार में श्रेया ने नासमझी में कहा, अंतरा क्या तुम पक्का जानती हो कि जो एड्रेस उन्होंने हमें दिया है वह ठीक है? क्योंकि तुम खुद ही देखो ना, यह घर कितने बड़ी एरिया में है। बड़ी एरिया में घर होने का मतलब वह बहुत ही ज्यादा अमीर होगा
और वह तो शायद अपनी अमीरी के आगे तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज मेरी बात सुनो, अभी भी वक्त है, हम वापस लौट चलते हैं। अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, उस पंपलेट को अपने हाथ में ले लिया और बोली, अगर मुझे वापस ही जाना था तो मैं यहाँ तक क्यों आई, और अब मैं जब आई हूँ तो अपने दृश्यम को ढूंढ कर रहूंगी, और अगर तुम्हें मेरा साथ देना हो तो दो, वरना चली जाओ। श्रेया अंतरा के गुस्से को देखकर फिर वह भी शांत हो गई, लेकिन श्रेया ने कहा, अंतरा को पता नहीं कि वह कहाँ जा रही है, वह ओबराय खानदान है। मैंने डैड के मुंह से इस खानदान के बारे में बहुत कुछ सुना है। वह एक रॉयल खानदान है और इस तरह से जाना बहुत ही अजीब है। पता नहीं वह इसे पहचानेगा भी या नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होगी और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं भी दोस्त हूँ इसकी, चाहे अच्छा या बुरा मुझे उसका साथ देना ही होगा ना। श्रेया यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अंतरा ने कहा, साइड में कार लगा लीजिए। यह सुनकर ड्राइवर ने अपना सिर हिला दिया। तभी श्रेया ने कुछ सोचकर कहा, वैसे अंतरा, क्या तुम्हें बचपन का कोई और भी ऐसा इंसान याद है जिससे तुम मिलना चाहती हो? अंतरा ने यह सुनकर अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे इसके अलावा और कोई भी नहीं याद है, क्योंकि बचपन में मेरा कोई दोस्त था ही नहीं, सिर्फ एक वंपायर थे जो मुझे हमेशा परेशान करते थे और सजा देते रहते थे, और कल रात भी मेरी जिंदगी में वापस आ गए, वह भी बिना मेरी मर्जी के और बिना मुझे बताए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई दूसरा बाकी रह गया है। वंपायर का जिक्र एक बार फिर से उसके मुंह से सुनकर श्रेया ने नासमझी से कहा, वैसे यह वंपायर असलियत में कोई है या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनेशन ही बता रही हो? उसके मुंह से यह सुनकर अंतरा ने गुस्से के साथ कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह मेरी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वह सच में है, और वह कल रात में मेरे सामने आए थे और सुबह भी मेरे सामने आए थे। उस टाइम में तो तुम थी नहीं, वरना तुम्हें उनसे मिलाने वाली थी, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगी। यह सब कुछ श्रेया ने सुना तो उसे भी अब तो शक होने लगा कि उसने कहा, वंपायर के बड़े बड़े दांत होते हैं और उनके कान भी बड़े बड़े होते हैं, तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि वह इंसान जो मेरे सामने आया था उसके दांत बड़े थे और कान भी बड़े थे? यह सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं उन्हें वंपायर सिर्फ चिढ़ाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वह हमेशा सजा देते रहते हैं, इससे मेरा खून जलता है और वंपायर खून पीते हैं, इसलिए मैं उन्हें वंपायर कहकर उन्हें गुस्सा दिलाती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई असलियत में एक वंपायर हैं और या फिर असलियत में वंपायर की दुनिया से आए हैं। तुम गलत समझ रही हो, वह एक इंसान ही है, लेकिन बहुत खड़ूस है। हमेशा उनकी नाक पर गुस्सा रहता है, इसलिए मैं उनसे छुपती रहती हूँ। उसकी सारी बातें जब श्रेया ने सुनी तो वह हैरान हो गई और हैरानी से बोली, ओह, तो यह बात है, मैं तो अभी तक कुछ और ही समझ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे कि वह असलियत में कोई वंपायर हो, और अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं भी ना बहुत फालतू की चीज सोचने लगी हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। यह सुनकर अंतरा को घूर कर देखने लगी और फिर तभी ड्राइवर ने अपनी कार रोक दी। यह देखकर अंतरा ने नासमझी में कहा, क्या हुआ अंकल, आपने अपनी कार क्यों रोक दी? तभी ड्राइवर ने कहा, इसके आगे की एरिया पर गार्ड लगे हुए हैं और हम कार अंदर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि आगे से पूरा ओबराय टेररिस्ट है, जहां पर हम बिना परमिशन के नहीं जा सकते। यह सारी बातें सुनते ही अंतरा परेशान हो गई और बोली, ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अंदर कैसे जाऊंगी। मैंने तो क्या कुछ नहीं सोच लिया था दृश्यम के साथ, पर अब तो सब प्लान चौपट हो गया। तभी श्रेया ने मुंह बनाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर तुमने तो एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें पता भी है ओबराय खानदान कितना रॉयल खानदान है, उनके घर में ऐसे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती। यह सारी बातें सुनकर अंतरा कार से बाहर निकली और उसे बड़े से गेट को देखने लगी। काश मेरे लिए कोई आता और गेट खोल देता, मैं अंतरा जाती और उससे मिल लेती। कितने सालों से मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। यह कहते हुए वह गेट को ही पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर श्रेया ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके जवाब में अंतरा ने फिर अपना सिर हिला दिया।
इधर दूसरी तरफ कहर इस वक्त रेलवे स्टेशन पर टहल रही थी और वह आज भी काले कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। कोई भी उसे देखकर कहता कि वह एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था, क्योंकि वह बाहरी वालों के सामने ऐसे बिहेव करती थी जैसे केवल लड़का हो। इसलिए वहां के लोकल चोर उससे डरा करते थे। तभी कहर की नज़र एक आदमी पर गई। वह आदमी अपने बैग को काफी अच्छे से अपने सीने से लगाकर आसपास देखते हुए जा रहा था। उसे देखकर कहर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी स्पीड के साथ अब उस आदमी की तरफ दौड़ी। दूसरे ही पल उस आदमी के हाथ से वह बैग छीन लिया और वह भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। वहीं वह आदमी यह सब देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मेरा बैग चोरी हो गया। कोई पकड़ो चोर को, उसमें मेरे लाखों रुपए थे, पकड़ो उसे, मैं कोई बर्बाद हो गया। यह सब सुनकर वहां आसपास मौजूद लोग अब उसके पीछे दौड़ने लगे और वह आदमी भी कहर के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन कहर की स्पीड सबसे बहुत ज्यादा थी। कुछ ही पलों में वह उनकी आंखों से गायब हो गई और वह आदमी वहीं परेशान होकर बैठ गया और रोने लगा। इधर दूसरी तरफ कहर एक कोने में आकर रुक गई। वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने उस बैग को देखा और बोली, एक बार फिर से मैंने लंबा हाथ मार लिया। यह कहते हुए वह हंसने लगी, लेकिन तभी चार काले कपड़ों में इंसान उसके सामने आकर खड़े हो गए। कहर एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन तभी उस इंसान ने कहर के मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और दूसरे ही पल कहर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह काले कपड़ों में मौजूद इंसान कहर को लेकर वहां से निकल गए। इधर दूसरी तरफ ओबराय पैलेस में इस वक्त दृश्यम सोफे पर बैठा फोन में गेम खेल रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन को देखकर उसने गुस्से के साथ कहा, या राजू अंकल भी जब भी मैं गेम खेलता हूँ तभी इनको कॉल करना होता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी तब मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। या कहते हुए उसने गुस्से के साथ कॉल पिक किया और बोला, व्हाट हैपेंड राजू अंकल, आप मुझे क्यों गेम के वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको पता है ना, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तभी उधर से राजू की आवाज़ आई, बॉस हमने उस इंसान को पकड़ लिया जिसने आपका फ़ोन चोरी किया था और हमें उसके पास से आपका फ़ोन भी मिला है। यह सुनते ही दृश्यम एक सेकंड के लिए हैरान हो गया। दूसरे ही पल वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, कहाँ हो इस वक्त, और तुम उस चोर को कहाँ लेकर गए हो? मुझे एड्रेस बताओ, मैं अभी के अभी आऊँगा और उसे सबक सिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को चोरी करने की? उसमें मेरे कितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। अगर उसने उनमें से कुछ भी छुआ भी होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके लिए। जैसे ही यह सारी बातें सुनकर उधर से राजू ने जवाब दिया, आप हमारे फार्म हाउस पर चले आइए, जहां पर हम ध्रुव सर के सभी हमलावरों को रखते हैं। वहीं हमने इसे भी रखा है और आप जल्द से जल्द मिल सकते हैं। यह सुनते ही दृश्यम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कॉल कट किया और गुस्से से बोला, यह जस्ट वेट एंड वॉच, तुमने मेरा फोन चुराने की गलती की थी, अब तुम देखो मैं तुम्हें इसकी सजा कैसे देता हूँ। यह कहते हुए वह सीधा तुरंत वहां से बाहर निकल गया। इधर अंतरा और श्रेया दोनों अभी भी गेट पर ही खड़े थे। अब तक रात हो चुकी थी, लेकिन अंतरा थी कि गेट से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी श्रेया ने कहा, अंतरा अगर दृश्यम को तुमसे मिलना होता तो वह बहुत पहले ही चला आता। अब तो शाम से रात हो गई, लेकिन दृश्यम का कहीं कोई अता पता नहीं है, इसलिए मेरी बात समझो और चलो यहाँ से। यह सुनते ही गुस्से के साथ अंतरा ने कहा, नहीं, जब तक मैं दृश्यम से मिल नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह कुछ देर में मेरे सामने आ जाएगा। मैं गेट पर ही खड़ी रहूंगी, वह जरूर इसी गेट से बाहर निकलेगा, जैसे कि मैं उसे पहचान जाऊंगी और वह मुझे पहचान जाएगा। यह सुनकर श्रेया उसे गुस्से के साथ देखकर बोली, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे आज सारा दिन बहुत परेशान कर लिया है। हम कब से बेवकूफ़ों की तरह इस गेट पर आके खड़े हैं। यहाँ के गार्ड भी इतने ज़्यादा पत्थर दिल हैं, इन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह हमें अंदर भेज दे या फिर हमें पानी की भी जरूरत होगी। कहते हुए जो जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतनी कंजूसी होती है, और यहाँ ओबराय खानदान के मालिक ने तो अपने ही गार्ड को तमीज नहीं सिखाई। अंतरा ने जब खुद के लिए ऐसी ऐसी बातें सुनी तो
वहां पर वह गुस्से से श्रेया को देखने लगी, लेकिन इधर अंतरा तो बस गेट की तरफ ही देखे जा रही थी। लेकिन तभी उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। एक सेकंड के लिए अंतरा उसे देखते रह गई। इस वक्त दृश्यम ब्लैक कलर की हुडी पहनकर अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए बाहर की तरफ निकल रहा था। इधर जैसे जैसे दृश्यम अंतरा की तरफ बढ़ रहा था, अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी और दूसरे पल वह जोर जोर से गेट को हिलाते हुए बोली, यह दृश्यम ही है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। देखो श्रेया, मैंने कहा था ना कि दृश्यम मुझे मिलेगा, वह आ रहा है, वह मेरे सामने ही आ रहा है। श्रेया तुरंत पीछे तरफ मुड़ी, दृश्यम को देखने लगी जो इस वक्त अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए उस तरफ से आ रहा था, जिसको देखकर श्रेया ने हैरानी से कहा, ओबराय खानदान का छोटा बेटा, मानना पड़ेगा या काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा है और यह तो हमारे आगे का ही है। इसके जवाब में अंतरा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था वह बहुत हैंडसम है और हमारे आगे का ही है। फाइनली वह मुझे मिल गया, मैं तो अब उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यह कहकर वह वापस से गेट को इधर से उधर हिलाने लगी। तभी गार्ड ने उसे गुस्से के साथ देखा तो अंतरा कुछ सेकंड के लिए रुक गई। लेकिन तभी वहां पर दृश्यम आया। दृश्यम की नजर जब गेट से चिपकी अंतरा पर गई तो एक सेकंड के लिए अंतरा को देखता रह गया। वह लगभग 5 सेकंड तक इस तरह अंतरा के चेहरे को देखा जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो और फिर तभी उसने धीरे से कहा, क्या तुम बचपन वाली अंतरा हो? अंतरा का चेहरा बचपन से अभी तक बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। वह सिर्फ हाइट और उम्र से बढ़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल बचपन जैसा था, जो कोई भी देखकर पहचान सकता था। तो वहीं अंतरा ने खुद दृश्यम को पहचानते हुए देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, तो मुझे पहचान गए तुम? आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। और वहीं दृश्यम के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दूसरे ही पल गेट को झटके के साथ खोल दिया और अंतरा दौड़ते हुए दृश्यम के पास आई। दृश्यम भी दौड़ते हुए अंतरा के पास आया और वह दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिए और वह श्रेया सब कुछ देखकर मुस्कुरा दी। तभी दृश्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा हो। यह सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं मर गई? इसके जवाब में दृश्यम अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखकर अंतरा ने हैरानी से कहा, वाह क्या बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं मर गई? इसके जवाब में दृश्यम ने कहा, कुछ वक्त पहले मुझे न्यूज मिली थी कि तुम मर गई हो। मैं तो तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, पर नमन अंकल और रोहित अंकल दोनों ही यहाँ से चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। लेकिन अब फाइनली तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर से यह सुनकर अंतरा भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी दृश्यम उसके हाथ को पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें अपने घर में लेकर चलता हूँ। वहाँ मॉम और दादी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह बचपन से जानती हैं कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त थी, पर मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें की हैं। वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अंतरा ने कहा, आर यू श्योर मैं तुम्हारे मॉम और दादी से मिल सकती हूँ? कहीं वह दोनों मुझसे ना मिली तो, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ और इस तरह से अचानक से जाना ठीक नहीं होगा। हम चलो कहीं और जाकर बात करते हैं, मैं किसी और दिन तुम्हारे मॉम और दादी से मिल लूंगी। लेकिन उसके जवाब में दृश्यम ने कहा, नहीं, मैं अभी तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम इस तरह मना नहीं कर सकती, चलो मेरे साथ। यह कहकर वह उसे लेकर अंदर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से श्रेया ने कहा, मैं भी तो हूँ, तुम दोनों ने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जबकि यहाँ तो तुम्हें मैं ही लेकर आई हूँ। श्रेया की आवाज़ सुनते ही अंतरा के कदम अपनी जगह रुक गए और वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, सच तो यही है कि तुम्हारी वजह से यह पॉसिबल हो पाया, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। इसी तभी दृश्यम ने श्रेया को देखकर मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त को मंजिल पर पहुंचाने के लिए। इसके जवाब में श्रेया ने कहा, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वह मेरी दोस्त है और मुझे अपनी दोस्त के लिए यह काम करना अच्छा लगता है। यह सुनकर दृश्यम मुस्कुरा दिया और फिर उससे लेकर अंदर की तरफ आया। इधर दूसरी तरफ प्राइवेट विला में दानिश सुबह सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप था और वह लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था।
तभी अंदर रोहित आते हुए बोला, बॉस, जैसा कि आपने कहा था कि वह अनाथ आश्रम में है और वह तो वहां पर है नहीं। मैं और नमन वहां पर गए थे, वह हमें कहीं नहीं मिली। कहीं आपने हमसे झूठ तो नहीं बोला? अचानक से दानिश के चलते हाथ रुक गए और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो आप? वह तो वहीं पर थी। तभी नमन ने भी अंदर आते हुए बोला, नहीं बॉस, वहां पर नहीं है, हम दोनों ही गए थे वहां पर। हमने चारों तरफ से ढूंढा लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसकी यह बात सुनकर दानिश के भी एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। उसने अपना फोन उठाया और बोला, वह यहीं कहीं होगी, वह मेरी नज़रों से दूर कहीं नहीं जा सकती। यह कहते हुए उसने किसी के पास कॉल डायल कर दिया। उधर नमन और रोहित दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे और कुछ ही देर में कॉल कट हुआ। दानिश वापस आया और गुस्से के साथ बोला, वह जहाँ कहीं है वहां उसे नहीं जाना चाहिए था, इसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आज उसने अपनी हद पार कर दी है। यह कहकर वह वहां से बाहर जाने लगा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दोस्तों, आगे की कहानी का अगला भाग रात 8 बजे आएगा, आप लोग जरूर सुने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।